हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग डायनेमिक्स की सेकेंड यूनिट में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन इन ए रेस्टिंग मीडियम, यानी प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है, किसे कहते हैं प्रतिरोध। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में साइंस में ये पढ़ा कि दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक में हम लोग एक सिक्के को गिराते हैं, दूसरे में हम लोग एक पंख को गिराते हैं। तो हम देखते हैं कि सिक्का जल्दी पहुंचता है टेस्ट ट्यूब में नीचे और पंख धीरे धीरे पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्के और पंख का जो अलग अलग टेस्ट ट्यूब के पैंदे में पहुंचना क्या शो करता है कि कोई न कोई प्रतिरोध काम करता है। यानी जब कोई पिंड की निर्वात के अलावा, वैक्यूम नहीं हो, निर्वात के अलावा किसी भी मीडियम में, चाहे मीडियम वो वायु हो, चाहे जल हो, चाहे ऑयल हो, चाहे और कुछ हो, इन सभी मीडियम में गति करे तो प्रत्येक माध्यम की गति का प्रतिरोध होता है। ये जो माध्यम है, चाहे वो वायु हो, जल हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, ये सब क्या करते हैं? गति का प्रतिरोध करते हैं। यह प्रतिरोध पिंड के वेग के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध को वेग का कोई न कोई फलन माना जा सकता है। प्रतिरोध बल वेग की किसी न किसी घात के समानुपाती होता है और हमेशा पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। तो जब भी आर्टिकल में हम लोग लेंगे, हम जानते हैं कि भार हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो यदि पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हैं तो भार तो हमेशा ही नीचे रहेगा, चाहे आप नीचे से ऊपर गिराएं, चाहे ऊपर से नीचे भेजें पार्टिकल को। परंतु यदि पार्टिकल को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं किसी भी माध्यम में, तो प्रतिरोध हमेशा ऊपर फेंक रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यदि किसी पार्टिकल को ऊपर से आप नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो भार हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और प्रतिरोध क्या होगा? जब ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो प्रतिरोध ऊपर की दिशा में होगा। इसका मतलब प्रतिरोध जो है वो पिंड की गति की दिशा के हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास में टर्म आती है टर्मिनल वेलोसिटी या अंतिम वेग। जब कोई भी पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी माध्यम में गति करता है तो उसका वेग एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ता है। वेग की एक निश्चित सीमा होती है, इससे ज़्यादा वेग नहीं बढ़ता है। और पिंड का ये जो अधिकतम वेग है, ये क्या कहलाता है? उसकी टर्मिनल वेलोसिटी या अंतिम वेग कहलाता है। टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करने के लिए हम लोग इक्वेशन लेते हैं। मान लो कि m मास का एक पार्टिकल जो है वो विरामावस्था से ऊर्ध्वाधर एक माध्यम में गिराया जाता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है पार्टिकल, जहाँ प्रतिरोध वेग की घात n के समानुपाती है। तो कण की गति का समीकरण या इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? m d2x और dt2 इक्वल टू d2x और dt2 का मतलब क्या हो गया? त्वरण। क्योंकि x डिस्टेंस है तो dx अपॉन dt क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है। तो d2x और dt2 क्या हो जाता है? त्वरण हो जाता है। या dv अपॉन dt, m dv अपॉन dt। पार्टिकल चूंकि नीचे गिराया जा रहा है तो mg पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया प्लस mg। और चूंकि पार्टिकल नीचे की ओर गिराया जा रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा? ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या आ गया? माइनस का m के vn। वो क्या कह रहा है? प्रतिरोध वेग की घात n के समानुपाती है। इसका मतलब प्रतिरोध समानुपाती हो गया किसके? vn के। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो गया? k vn। तो प्रतिरोध बल बराबर क्या हो गया? m k vn। ये प्रतिरोध बल हो गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया? m d2x और dt2 इक्वल टू m dv अपॉन dt इक्वल टू mg माइनस का m k vn। m दोनों साइड से हटा दें तो x डबल डॉट इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू g माइनस k vn। अब ये जो k है यहाँ पे कांस्टेंट, इसको हम कॉमन ले लें बाहर, तो क्या बन जाता है? g अपॉन k माइनस v की पावर है, जहाँ क्या k क्या है? समानुपाती अचर है, कांस्टेंट है। और g क्या है? g गुरुत्वीय त्वरण है। ये जो इक्वेशन है वो क्या शो करती है कि जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा इस त्वरण का मान क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, घटता जाएगा। और जैसे ही v का मान
g अपॉन के की पावर 1 अपॉन n, यानी ये g अपॉन के है यहाँ, तो यदि v का मान g अपॉन के की पावर 1 अपॉन n रख दें तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगी, g अपॉन के माइनस g अपॉन के, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कण का अधिकतम वेग कहलाता है। मतलब कहाँ पर वेलोसिटी का कौन सा मान, वेग का कौन सा मान है जिस पर त्वरण का मान शून्य हो रहा है, वो क्या है, अधिकतम वेग है। तो ये क्या कहलाता है, कण का अधिकतम वेग कहलाता है। और इसे हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया था, वो क्या थी, टर्मिनल वेलोसिटी या अंतिम वेग कहलाता है। तो कैपिटल V इक्वल टू जी अपॉन के की पावर 1 अपॉन n क्या कहलाता है, इसका अंतिम वेग कहलाता है। इसको हम सीमांत वेग या चरम वेग भी कहते हैं। इस वेग के बाद में इससे ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती, इसका मतलब वेग के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद पार्टिकल जो है वो इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में रहेगा या चलता रहेगा। अब हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसमें से आज पहला आर्टिकल जो है वो है कि यदि एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है। प्रतिरोध किसके समानुपाती है, वेग के। तो प्रतिरोध समानुपाती हो गया वेग के, तो प्रतिरोध बराबर हो गया kV, तो प्रतिरोध बल क्या हो जाएगा, mkV। इसकी गति की विवेचना करनी है। बताइए कि इसकी गति किस तरह की होगी। अब गति की विवेचना में क्या आता है, ये विवेचना जो शब्द है ये किस तरह काम में लिया गया है, हम लोगों को क्या निकालना है इसमें। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के बाद हम लोग पार्टिकल की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वेलोसिटी निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, यानी x, v, t और रिलेशन बिटवीन v एंड x ये निकालेंगे। ये क्या कहलाती है, गति की विवेचना कहलाती है। मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो बिंदु O से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध जो है वो वेग के समानुपाती है। देखो पार्टिकल नीचे आ रहा है तो इसका भार डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, गति की डायरेक्शन चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्रतिरोध क्या होगा, गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है, इसलिए प्रतिरोध हो गया mkV। मान लो कि t टाइम पे पार्टिकल पहुंचता है बिंदु P पर, जहां OP डिस्टेंस किसके बराबर है, x के बराबर है, x के बराबर है। मान लो P पर कण की जो वेलोसिटी है वो क्या है, स्मॉल v है। अब कण पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं देखें। एक तो काम कर रहा है इसका भार डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक काम कर रहा है प्रतिरोध बल mkv। ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है। इसका मतलब हुआ कि t समय पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, m d2x और dt2, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, गिर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, तो इसका भार डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, और प्रतिरोध का डायरेक्शन क्या, अपवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का mkv, जहाँ v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। दोनों साइड से m को हटा दें तो d2x और dt2 इक्वल टू g माइनस का k, v की जगह क्या लिख दिया, dx अपॉन dt। इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। मान लो कि कण का अंतिम वेग क्या है, कैपिटल V। अंतिम वेग कौन सा वेग है, वेग का वो अधिकतम मान जिस पर त्वरण का मान शून्य हो जाता है, यानी x डबल डॉट इक्वल टू 0 कब, जब स्मॉल v है वो कैपिटल V ले लेता है मान। इक्वेशन नंबर 1 में स्मॉल v की वैल्यू यदि कैपिटल V रखें तो x डबल डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, g अपॉन कैपिटल V। k का मान इक्वेशन में फर्स्ट में रखें तो d2x और dt2 इक्वल टू g माइनस g अपॉन कैपिटल V और स्मॉल v। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। इक्वेशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो d2x और dt2 को हम लोगों ने लिख लिया dv अपॉन dt और g अपॉन कैपिटल V और ये स्मॉल v इक्वल टू g। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, ये v और t में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम लोगों ने सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ क्या हो जाएगा,
पी की जगह क्या है जी अपॉन वी, और डी एक्स की जगह क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो ई की पावर जी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जी अपॉन वी डी टी, यानी ई रेज टू पावर जी टी अपॉन वी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड जो कि लीनियर, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है g, g कांस्टेंट है बाहर ले लिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज पावर जी टी अपॉन वी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ई रेज पावर जी टी अपॉन वी को इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेज पावर जी टी अपॉन जी अपॉन वी, ये जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया कैपिटल वी, तो v ई रेज टू पावर जी टी अपॉन वी इक्वल टू कैपिटल वी ई रेज टू पावर जी टी अपॉन वी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें क्या करना है, इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखें कि इनिशियली जब पार्टिकल ने चलना शुरू किया था तो उस समय टाइम क्या होगा t बराबर जीरो, और वेलोसिटी भी कुछ नहीं थी, v बराबर भी जीरो। जब इस इक्वेशन में हम लोग t बराबर जीरो और v बराबर जीरो रखें, ये टर्म जीरो, ई रेज पावर जीरो इज़ वन, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ क्या होना चाहिए था C1 होना चाहिए था, C1 की वैल्यू आ गई माइनस कैपिटल V। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, इसके सॉल्यूशन की फॉर्म में कांस्टेंट की वैल्यू रखते ही v ई रेज टू पावर जी टी अपॉन वी, कैपिटल V ई रेज टू पावर जी टी अपॉन वी, C1 की वैल्यू हो गई माइनस V। या स्मॉल v की वैल्यू निकालें, इनमें से कैपिटल V कॉमन आ रहा है और ई रेज टू पावर जी टी अपॉन वी को डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ क्या बन गया ई रेज टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी। ये इक्वेशन क्या दे रही है हमें, वेलोसिटी v का मान दे रही है, यानी एट ए टाइम t जब पार्टिकल बिंदु p पर पहुँचता है तो उसका वेग क्या था, स्मॉल v था, तो स्मॉल v की वैल्यू ये आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से। अब हमें क्या निकालना है कि बिंदु p तक पहुँचने का टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस लें हम लोग, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को वापस लें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को देखें तो देखिए यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या है माइनस वी, इस माइनस वी की टर्म को इधर शिफ्ट कर दें प्लस वी हो जाएगा, और स्मॉल वी की जो टर्म है इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दें इक्वेशन में, तो ई रेज पावर जी टी अपॉन वी, ई रेज पावर जी टी अपॉन वी कॉमन आ गया, तो कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, या कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी को दूसरी साइड डिवाइड कर दें तो कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इक्वल टू ई रेज टू पावर जी टी अपॉन वी। यहाँ से साइन ऑफ एक्सपोनेंशियल हटाएं तो जी टी अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी साइड बन जाएगा लॉग कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या बन गई, कैपिटल वी अपॉन जी लॉग कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। अब जो इक्वेशन नंबर 3 थी, इससे हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी, स्मॉल v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, उसको लिखा जा सकता है कैपिटल V1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, OP डिस्टेंस जो था x, इसकी वैल्यू निकालना है, क्योंकि p पे हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल ली, अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड भी निकाल लिया, तो जो OP डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है x। तो अब जो ये इक्वेशन है हम लोगों की, इसको हम इंटीग्रेट करें तो dx का क्या हो जाएगा x, और dt को इधर वेरिएबल सेपरेट करके ट्रांसफ़र करेंगे तो v t माइनस का v ई रेज़ पावर माइनस जी टी अपॉन वी को करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस का जी अपॉन वी, ये क्या बन गया माइनस का वी अपॉन जी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई, जहाँ C2 क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फिर C2 की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशंस को काम में लें तो इनिशियली व्हेन t इक्वल टू 0 x इज़ 0, तो C2 की वैल्यू आ गई माइनस का v स्क्वायर अपॉन जी। C2 की वैल्यू वापस पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ई रेज़ टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी माइनस का 1। ये क्या है इक्वेशन नंबर 4। ये क्या शो करता है, पार्टिकल की t समय में दूरी शो करता है x, कि पार्टिकल ने t समय में कितनी दूरी तय की है, OP डिस्टेंस, ये अपने पास दूरी है x। अब वापस इक्वेशन नंबर 2 में चलें तो डी वी अपॉन डी टी को लिखा जा सकता है वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस जी अपॉन कैपिटल वी इंटू स्मॉल वी इक्वल टू जी, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी अपॉन वी दूसरी साइड ट्रांसफ़र करके जी अपॉन वी को कॉमन लें तो कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। अब क्या करें, वेरिएबल सेपरेट करें इस इक्वेशन में, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है,
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेट करें। तो वेरिएबल सेपरेट किया तो वी डी वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल वी डी एक्स। इसको इस फॉर्म में रखा जा सकता है इंटीग्रेशन करने के लिए, कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी माइनस का 1 डी वी जी अपॉन वी डी एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या टर्म आई, माइनस का कैपिटल वी लॉग कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, और 1 का क्या हो गया स्मॉल वी, जी अपॉन कैपिटल डी एक्स का क्या बन गया एक्स इंटीग्रेशन के बाद, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C3। इस C3 कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए फिर इनिशियल कंडीशंस को काम में लें। तो इनिशियल कंडीशंस में क्या था कि व्हेन x इक्वल टू 0 वी इज़ ऑल्सो 0। जब पार्टिकल ने चलना प्रारंभ किया था तो ना डिस्टेंस था, ना टाइम था, ना वेलोसिटी थी। तो x इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू 0। इसका मतलब C3 की वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ v बराबर भी 0 पुट करें, x बराबर भी 0 पुट करें, तो C3 की वैल्यू आती है माइनस का कैपिटल V लॉग v। तो इससे ये इक्वेशन क्या बन गया, C3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो माइनस का कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस का v g अपॉन कैपिटल V x माइनस का v लॉग v, या g x अपॉन v इक्वल टू कैपिटल V लॉग v माइनस का v लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस का v। अब इन टर्म्स को सेट करें, टर्म्स को सेट करके x की वैल्यू निकालें तो x बराबर बनता है v स्क्वायर अपॉन जी लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v अपॉन जी। ये क्या शो करता है, ये रिलेशन x और v के बीच में एक रिलेशन शो करता है, रिलेशन बिटवीन v एंड x। तो हम लोगों ने इस आर्टिकल फर्स्ट में क्या देखा, हम लोगों को क्या निकालना होता है, हम लोगों को वैल्यू निकालनी होती है v की, x की, t की, और उसके बाद रिलेशन निकालना होता है रिलेशन बिटवीन v एंड x। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करें, आर्टिकल नंबर 2। मान लो कि m द्रव्यमान का एक जो पार्टिकल है, कण है, वो वेग कैपिटल U से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, इसका मतलब प्रतिरोध समानुपाती है वेग के, तो प्रतिरोध बराबर kV, तो प्रतिरोध बल क्या हो जाएगा mkV। इसकी गुरुत्वाकर्षण अचर के अधीन गति की विवेचना करनी है। इस डायग्राम में देखिए, मान लीजिए कि बिंदु O से पार्टिकल को ऊपर की ओर कैपिटल U वेग से फेंका जाता है, कैपिटल U वेग से फेंका जाता है। मान लो t समय पर पार्टिकल की स्थिति बिंदु P पर है, जहाँ OP डिस्टेंस किसके बराबर है, x के बराबर है। इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि इस कण पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। एक तो इसका भार mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चूँकि पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो प्रतिरोध भी क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रतिरोध बल हो गया mkV, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कार्यरत बल हो गए दो, एक तो बल mg यानी भार नीचे की ओर, और प्रतिरोध बल ये भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, m d2x और dt2 इक्वल टू माइनस का mg। पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा था तो गति की विपरीत दिशा में है भार की डायरेक्शन और प्रतिरोध की डायरेक्शन, तो दोनों में क्या आ गया निगेटिव साइन आ गया। दोनों साइड से m को कैंसिल करें तो d2x और dt2 इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस का mg और माइनस का kv। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि यदि टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल v अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल V लेता है तो त्वरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो कैपिटल V की वैल्यू आ गई g अपॉन k। कैपिटल V की वैल्यू आ गई g अपॉन k। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को देखें, dv अपॉन dt बराबर क्या था, माइनस का g और माइनस का kv। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वेरिएबल को सेपरेट करें तो माइनस का dv अपॉन g प्लस के वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेट करें तो माइनस का 1 अपॉन के लॉग g प्लस के वी इक्वल टू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियली जब पार्टिकल को हम लोगों ने ऊपर की ओर फेंका था बिंदु O से, तो हम लोगों ने वेग क्या दिया था, कैपिटल U, और उस समय कुछ नहीं था, टाइम क्या था 0। इनिशियली टाइम क्या था 0। इसका मतलब कांस्टेंट c1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, t का मान 0 आ गया, और v की वैल्यू क्या हो गई कैपिटल U, तो c1 की वैल्यू हो गई माइनस का 1 अपॉन के लॉग g प्लस के यू। ये c1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू वापस यहाँ पुट करें इस इक्वेशन में तो माइनस का 1 अपॉन के लॉग g प्लस के वी इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन के लॉग g प्लस के यू।
इस इक्वेशन से हम लोग टी की वैल्यू निकाल लें, दोनों टर्म को इधर शिफ्ट करें तो टी की वैल्यू आ गई 1/k log g प्लस के यू अपॉन जी प्लस के। ये तो टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया कि बिंदु P पर जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसको कितना टाइम लगा है, ये है टाइम पीरियड T। अब इस टाइम पीरियड T से हम लोगों को स्मॉल v की वैल्यू निकालनी है कि बिंदु P पर पहुंचते हैं तो वेग क्या था। जो T का मान है इसमें g प्लस के यू और g प्लस के वी का मान क्या होगा, k को इधर ट्रांसफ़र कर दें T के पास और log को हटा दें तो e की पावर kt। तो g प्लस के वी बराबर क्या हो जाएगा, g प्लस के यू ई रेज़ पावर माइनस के टी। इस टर्म को यहाँ ले आए, e की पावर के टी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो स्मॉल v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, माइनस का g अपॉन के प्लस 1/k जी प्लस के यू ई रेज़ पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन हमें क्या दिखा रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि बिंदु P पर जब पार्टिकल पहुँचता है तो उसके पास वेग क्या होता है, स्मॉल v, जिसका मान ये है। अब हम लोगों को निकालना है x का मान। जो हम लोगों ने OP डिस्टेंस x लिया है उसमें x दूरी क्या है, कितना है ये डिस्टेंस। तो v इक्वल टू ये जो 1/k है इसको हम लोग अंदर ले जाएं ब्रैकेट के, तो g अपॉन k की वैल्यू क्या थी, देखिए कैपिटल V, तो ये आ गया कैपिटल V। यहाँ k कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया u ई रेज़ पावर माइनस का gt अपॉन v। k की वैल्यू रख दी है, k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन v, ये g अपॉन gt अपॉन v और माइनस का g अपॉन k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का कैपिटल V। ये क्या वैल्यू हो गई, ये स्मॉल v की वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी की टर्म में हो गई, ये टर्मिनल वेलोसिटी की टर्म में हो गई। ये जो इक्वेशन है इससे हम लोगों ने t समय पर कण का वेग निकाला और वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं स्मॉल v इक्वल टू वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt। तो माइनस का g अपॉन के 1/k जी प्लस के यू ई रेज़ पावर माइनस के टी। अब इसे फिर इंटीग्रेट करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, वेरिएबल सेपरेट करके dt को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का gt अपॉन के माइनस का 1/k स्क्वायर जी प्लस के यू ई रेज़ पावर माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस क्या आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/k स्क्वायर बन जाएगा। फिर इनिशियल कंडीशंस काम में लें, इनिशियली व्हेन t इक्वल टू 0 x इज ऑल्सो 0, तो c2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ये t बराबर 0 x बराबर 0, तो c2 की वैल्यू आ गई 1/k स्क्वायर g प्लस के यू। t की वैल्यू 0 होते e की पावर माइनस 0 या e की पावर प्लस 0 1 होता है, तो c2 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/k स्क्वायर जी प्लस के यू। c2 की वैल्यू वापस यहाँ पुट करें तो डिस्टेंस x बराबर हो गया माइनस का gt अपॉन के प्लस 1/k स्क्वायर जी प्लस के यू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस का के टी। ये जो माइनस साइन है ये यहाँ गया हमारे पास, ये टर्म हम लोगों ने कॉमन ले ली। तो v पर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू के रूप में रखें तो g अपॉन k बराबर क्या था, कैपिटल V, तो x बराबर माइनस का वी टी प्लस v अपॉन जी यू प्लस वी ई रेज़ टू पावर माइनस का जी टी अपॉन v। इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। तो ये डिस्टेंस हो गया कि t समय के बाद पार्टिकल कहाँ पहुँचता है, बिंदु P पर, तो वो कितनी दूरी तय करता है, x दूरी तय करता है, ये x की वैल्यू, यानी t समय पर कण की ऊंचाई x मिली हमें। वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चलें तो d2x और dt2 इक्वल टू माइनस का g माइनस का kv। यहाँ d2x और dt2 को क्या लिखा जा सकता है, v dv ओवर dx, v dv और dx बराबर माइनस का g माइनस का kv। वेरिएबल सेपरेट करें और इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या टर्म आ गई, माइनस का v अपॉन के प्लस g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस के वी इक्वल टू x प्लस c3 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इनिशियल कंडीशंस काम में लें तो व्हेन स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल u, हम लोगों ने पार्टिकल को जब ऊपर फेंका था तो कैपिटल u वेग दिया था, तो इनिशियली v इक्वल टू कैपिटल u जब x बराबर 0, तो c3 की वैल्यू क्या आएगी, ये x 0 है और वेलोसिटी का मान क्या है u, तो वेलोसिटी की जगह u रख दें तो c3 का वैल्यू आ जाएगा g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस के यू माइनस का u अपॉन के। तो x इक्वल टू g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस के वी अपॉन जी प्लस के यू प्लस 1 अपॉन के यू माइनस वी, या x इक्वल टू वी स्क्वायर, इस टर्म को हम लोग क्या करें, टर्मिनल वेलोसिटी में चेंज कर लें, तो वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग वी प्लस
कैपिटल वी प्लस वी, यहाँ क्या करना है, के से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे के से डिवाइड करेंगे तो जी अपॉन के बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल वी, यहाँ के कैंसिल हो गया, इसी तरह यहाँ कैपिटल वी यहाँ कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन के वी अपॉन जी और यू माइनस वी। ये इक्वेशन है, ये एक्स और वी का एक रिलेशन है, एक्स और वी के बीच में रिलेशन को शो करता है। जब भी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पार्टिकल जो है वो अधिकतम ऊंचाई h तक जा सकता है, और अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, वेलोसिटी की वैल्यू होती है ज़ीरो। तो x क्या बन जाएगा, h, तो x h बनते वी स्क्वायर अपॉन जी, लॉग वेलोसिटी ज़ीरो होती है, v बराबर जीरो पुट कर दें, यहाँ पे v बराबर जीरो पुट कर दें, तो h बराबर वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग कैपिटल V प्लस यू वी अपॉन जी। और इसी इक्वेशन में हम लोग रखें x बराबर h और v बराबर जीरो, तो ये v बराबर जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, g अपॉन के स्क्वायर लॉग g अपॉन जी प्लस के यू, और यहाँ पे भी v बराबर जीरो, तो क्या बन जाएगा, u अपॉन के। तो अधिकतम ऊंचाई h तक पहुँचने का यदि टाइम पीरियड कैपिटल T हो, तो जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकंड में स्मॉल t की वैल्यू निकाली थी, इसमें स्मॉल v बराबर जीरो पुट कर दें और स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट करें, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का जी अपॉन के 1 अपॉन के जी प्लस के वी रेज़ पावर माइनस के टी। इससे हम लोगों को टाइम पीरियड मिलेगा कैपिटल T 1 अपॉन के लॉग 1 प्लस के अपॉन जी यू, और के कैपिटल के की जगह जी अपॉन वी टर्मिनल वेलोसिटी के रूप में रखेंगे, तो T बराबर वी अपॉन जी लॉग 1 प्लस यू अपॉन वी। ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अभी हम लोगों ने दो आर्टिकल डिस्कस किए थे कि जब पार्टिकल को प्रतिरोध वेग के समानुपाती है तो ऊपर से नीचे गिराया जाता है और नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इन दोनों आर्टिकल पर बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इकाई संहति यानी m=1 का एक कण v वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध kV है। तो अपने को क्या सिद्ध करना है कि कण प्रक्षेप बिंदु पर कैपिटल U वेग से लौट कर आएगा, जहाँ कैपिटल U प्लस V बराबर G अपॉन के लॉग G प्लस के वी अपॉन जी माइनस के यू। इसने क्या बोला कि कण कैपिटल V वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो जब पार्टिकल कैपिटल V वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसका भार डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ऊपर फेंका जा रहा है तो प्रतिरोध बल है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, m(d2x) और dt2 माइनस का mg माइनस का am के वी। m=1 दिया है, क्या दिया है एग्जाम्पल में, इकाई संहति का पार्टिकल है, तो m=1। तो d2x और dt2 इक्वल टू माइनस का g और माइनस का kv हो गया। अब d2v और d2x और dt2 को क्या लिखा जा सकता है, dv dv और dx। अब यदि कण का अंतिम वेग v डैश मान लें, वैसे कण का अंतिम वेग हम लोग फॉर्मूले में v लेते हैं, और चूंकि इसने कैपिटल V वेग से पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका है एग्जाम्पल में, तो हम इसकी जगह टर्मिनल वेलोसिटी को चेंज करके v डैश ले लेते हैं। मान लो कि कण का अंतिम वेग या टर्मिनल वेलोसिटी v डैश है, तो v डैश है तो x डबल डॉट बराबर जीरो होगा, कब, जब स्मॉल v का मान कैपिटल V डैश के बराबर होगा। तो k का मान क्या आ गया, g अपॉन वी डैश। तो v dv और dx माइनस का g अपॉन वी डैश वी, या v dv ओवर dx इक्वल टू माइनस का g अपॉन वी डैश प्लस वी। वेरिएबल्स को सेपरेट करें, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इस फॉर्म में इसको चेंज करें इंटीग्रेट करने के लिए। चेंज करने के बाद इन टर्म्स को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की टर्म काम में लें, डेफिनेट इंटीग्रेशन की टर्म काम में लें। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट नहीं आता। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता यदि कण की अधिकतम ऊंचाई h है, इसका मतलब 0 से h, ये लिमिट हो गई x की। अब हम v की लिमिट देखें। इनिशियली हम लोगों ने पार्टिकल को v वेग ऊपर देके भेजा है, ऊपर फेंका है, इसका मतलब इनिशियली v है और अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचते वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो v की लिमिट क्या हो गई, कैपिटल V टू 0। अब इसे डेफिनेट इंटीग्रल फार्मूले से इंटीग्रेट करें तो स्मॉल v माइनस वी डैश लॉग कैपिटल V प्लस वी डैश, और लिमिट हो गई v टू 0 और माइनस का जी एच अपॉन वी डैश। तो h की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई माइनस का v अपॉन जी
माइनस का वी डैश लॉग वी डैश प्लस वी अपॉन वी डैश, या वी डैश अपॉन जी माइनस का वी डैश का स्क्वायर अपॉन जी लॉग वी प्लस वी डैश अपॉन वी डैश। इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये अधिकतम ऊंचाई है जब पार्टिकल को कैपिटल वी वेग देकर ऊपर फेंका जाता है। पार्टिकल प्रक्षेप बिंदु पर वापस लौट के आता है, इसका मतलब पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है। तो जब कण नीचे गिरता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, नीचे गिरता है तो भार तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, नीचे गिर रहा है तो प्रतिरोध बल क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन कर दिया एम के वी का, तो एम डी टू एक्स और डी टी टू इक्वल टू एम जी माइनस का एम के वी, या डी टू एक्स और डी टी टू इक्वल टू जी माइनस का के वी। फिर टर्मिनल वेलोसिटी को काम में लें कि स्मॉल वी इक्वल टू कैपिटल वी डैश, कब, जब एक्स डबल डॉट बराबर 0। इसलिए जी माइनस के वी डैश और के बराबर अपने पास क्या आ गया, जी अपॉन वी डैश। तो वी डी वी और डी एक्स इक्वल टू जी माइनस जी अपॉन वी डैश वी, जी अपॉन वी डैश को कॉमन लिया तो वी डैश माइनस वी, वेरिएबल सेपरेट किए। अब कण जो है वो एच ऊंचाई से गिर रहा है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल बनाएं, इंटीग्रेशन की लिमिट चेक करें। तो यहाँ से पार्टिकल ने वेलोसिटी अधिकतम ऊंचाई पर 0 हो गई थी, वापस पहुँचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे तो कैपिटल यू, और डिस्टेंस चलना शुरू किया अधिकतम ऊंचाई एच तक, वापस उतनी हाइट पे पहुँचेगा नीचे, तो लिमिट हो गई 0 टू यू वी की, और एक्स की लिमिट हो गई 0 टू एच। तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड से इंटीग्रेट करके और इसकी वैल्यू निकालें तो क्या बनती है अपने पास वैल्यू, माइनस का वी डैश लॉग वी डैश माइनस वी माइनस का स्मॉल वी, लिमिट हो गई 0 टू यू, और ये बन गया अपने पास जी एच अपॉन वी डैश। तो माइनस का वी डैश लॉग वी डैश माइनस यू माइनस का यू वी डैश लॉग वी डैश माइनस 0 लिमिट रख दी और इसे सॉल्व किया। अब हमारे पास यहाँ जो टर्म आई थी उसमें एच की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो बन गया जी अपॉन वी डैश अपॉन जी माइनस का वी डैश स्क्वायर अपॉन जी लॉग वी डैश प्लस वी अपॉन वी डैश। ये हम लोगों ने जो एच की वैल्यू निकाली थी अभी, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इन टर्म्स को दोनों साइड से सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमारे पास टर्म क्या बन जाती है, ये टर्म बन गई u प्लस वी जी अपॉन के लॉग जी प्लस के वी अपॉन जी माइनस के यू। इस टर्म में क्या करना है, ये जो u है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, v डैश वाली टर्म वापस यहाँ ले आएँ, दोनों लॉग को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये टर्म बनती है, जहाँ v डैश क्या है, g अपॉन के है, ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी या अंतिम वेग है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।